स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको ये बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। ना एजेंडा, ना शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास हुआ। अमेरिका दौरे से लौटने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल के प्रभारी पद से हटाए जाने की खबरों का खंडन किया और कहा कि वो अभी भी पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड को लेकर भी अपना पक्ष रखा। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने 20 दिनों के अमेरिका दौरे से आज इंदौर लौटे, जहां मीडिया ने उनसे सीएम शिवराज के संसदीय बोर्ड में जगह न मिलने को लेकर कई सवाल किए, जिस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी की अपनी व्यवस्था है, ऐसे में सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं। तो वहीं बंगाल के प्रभारी पद से हटाए जाने को उन्होंने अफवाह करार दिया। साथ ही कहा कि मैं अभी भी बंगाल का प्रभारी हूँ। अभी भी पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ मैं। पता नहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये बताया कि मेरे को मुक्त कर दे। मैं मुक्त नहीं हुआ, मैं अभी पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ। जैसे मुरलीधर राव यहाँ पर प्रभारी थे और शिव प्रकाश जी और अजय जी यहाँ पर संगठन का काम देखने के लिए आए, वैसे ही संगठन का काम देखने के लिए पहले वहाँ मेरे साथ शिव प्रकाश जी थे। शिव प्रकाश जी की जगह सुनील बंसल जी आ गए। बाकी पूरी टीम वैसी की वैसी। मैं प्रभारी हूँ, सह प्रभारी अमित है, सह प्रभारी मेनन साहब है, सब। वहीं संसदीय बोर्ड में सत्यनारायण जाटिया की नियुक्ति पर कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बधाई दी। इधर ब्राह्मणों को लेकर ग्वालियर के बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के अपमानजनक बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया। एक कार्यक्रम के दौरान दिए लोधी के इस बयान पर कांग्रेस अब हमलावर है। तो वहीं बीजेपी ने लोधी को नोटिस देकर प्रदेश कार्यालय में तलब किया। तो वहीं पुलिस ने प्रीतम लोधी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। भागवत में पंडित जी बैठे हुए बहुत ऊंची जगह पे, और तुम कहां बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा। वो हम पागल बनते हैं। वो 9 दिन में पूरे गांव, पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके, और 9 दिनों में रफी चक्कर हो जाता है। ब्राह्मणों के खिलाफ ये जहरीली जुबान सवर्णों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी के एक नेता प्रीतम लोधी की है, जिसमें उमा भारती के करीबी माने जाने वाले प्रीतम लोधी साफ साफ कह रहे हैं कि पंडित बेवकूफ बनाकर यजमान बनाते हैं और भागवत कराते हैं। लोधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब बात आलाकमान तक जाने के बाद लोधी ब्राह्मणों को देवता बता रहे हैं। जेल के अंदर है, इन लोगों के बारे में मैंने बताया है, मैं ब्राह्मणों को तो देवता मानता हूँ। एन चुनाव से पहले इस बयान को लेकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। वहीं कांग्रेस मुखर है और लोधी पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर रही है। विचार करेगी पार्टी अगर इस प्रकार का कोई वीडियो वायरल हुआ। आप तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है तो प्रीतम सिंह लोधी के विरुद्ध भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करके को जेल भेजने का काम करे। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी सवर्णों को लेकर एक बयान बीजेपी के गले की फांस बन गया था। पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। इसीलिए बीजेपी रिस्क उठाने के मूड में जरा भी नहीं है। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पूरे उत्साह में है। पार्टी अपना फोकस उन बूथों पर लगा रही है जिन पर पहले चुनाव में स्थिति अच्छी नहीं थी, और इसके लिए बीजेपी ने सरल नाम में से एक ऐप लॉन्च किया है। कमजोर बूथों को साधने के लिए बीजेपी ने सरल नाम का ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए कमजोर बूथों पर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत की बुनियाद तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है। सरल ऐप पर कई पॉइंट पर बूथ के कमजोर होने का डेटा अपलोड किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को सौंपी गई है। एक सांसद को अधिकतम 100 और विधायक को 25 कमजोर बूथ का डेटा अपलोड करने के लिए कहा गया है। बूथ विस्तारक योजना तो हम पहले से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तिहाई वर्षों से हम एक मतदान 10 जवान की बात करते रहे। अब उसको और अच्छा बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार हो रहा है। उसके समक्ष क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और हम इसको ये मानते हैं कि आने वाले समय में और हमको कस करके मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी ने कमजोर बूथों की सूची भी सांसदों और विधायकों को उपलब्ध करा दी है। उसी आधार पर डेटा अपलोड करने का काम किया जा रहा है।
इसके बाद पार्टी नेतृत्व संबंधित बूथों के कमजोर होने की वजहों को दूर करने पर फोकस करेगा। इधर जबलपुर में केवल हजारों की सैलरी पर काम करने वाले आरटीओ संतोष पॉल के घर में करोड़ों की संपत्ति मिली है। ईओडब्ल्यू की दबिश में पॉल दंपत्ति पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया। संतोष पॉल के आलीशान घर के बारे में ईओडब्ल्यू को क्या-क्या जानकारी हाथ लगी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जबलपुर में आरटीओ संतोष पॉल के घर बीती रात ईडब्ल्यूए ने दबिश देकर करोड़ों की ब्लैक मनी की जानकारी हासिल की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पॉल दंपत्ति के पास विजयनगर स्थित आलीशान मकान में 4 करोड़ से अधिक का साजो सामान मौजूद था। पूरा मकान 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। आपको बता दें कि आरटीओ संतोष पॉल की मासिक सैलरी 65,000 रूपए और उसकी पत्नी की सैलरी 55,000 रूपए प्रति माह है, लेकिन उनकी संपत्ति करोड़ों रुपए की है। जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया। सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं, वो वैल्यूएशन के बाद इसका। इसके अलावा 15 लाख कैश, सोने चांदी के जेवर, 2 लग्जरी कार, 2 बाइक और जबलपुर के 4 अन्य मकान के साथ चरगवा इलाके में करीब 1.5 एकड़ का लग्जरी फार्म हाउस की जानकारी सामने आई है। विदिशा के लटेरी में पदस्थ वन विभाग के कुछ अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज कर जेल भेजे जाने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। विरोध में आज ग्वालियर में वन विभाग के कर्मचारियों और रेंजर ने अपने हथियार डीएफओ को लौटा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। टेबल पर रखे ये वो असलहे हैं जो ग्वालियर में वन विभाग के कर्मचारियों ने डीएफओ को लौटाए हैं। दरअसल ये लोग विदिशा जिले के लटेरी के जंगल में वन कर्मियों की फायरिंग से हुई मौत को लेकर डिप्टी रेंजर को ही हत्या का आरोपी बनाने से बेहद नाराज हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि वन अमले पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन वन कर्मी आत्मरक्षा में शस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर पाता। जाँच करी गई, सीधे FIR करके उनको जैसे जेल में भेज दिया गया, तो हम उसी का विरोध करने के लिए ही ये जमा करने आए हैं। फिर हमारे पास हथियार है, यदि उसको चलाने का हमें अधिकार नहीं है तो फिर उसके रहने का क्या मतलब। वहीं कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और मांगों की जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने विभाग को दे दी है। हथियार यहाँ जमा किए, इसमें मुख्यालय को सूचना दी जाएगी, इसके आधार पर आगे कार्रवाई। ये सारी चीजों के संबंध में चर्चा की जाएगी मुख्यालय में कि इनके द्वारा हथियार यहाँ जमा किया गया है। वन संपदा के लिहाज से ग्वालियर काफी अहम है। ऐसे में वनकर्मी बगैर हथियारों के रेत, पत्थर और लकड़ी माफिया से कैसे मुकाबला करेंगे, ये बड़ा सवाल है। जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अग्निकांड के बाद प्रदेश भर के अस्पतालों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। वहीं नई जांच टीम को लेकर कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। देखिए इस रिपोर्ट में। न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब तो पेश किया, लेकिन सुनवाई के दौरान एक खुलासे ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल सरकार की ओर से बताया गया कि अग्निकांड के बाद प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों की जांच भी जारी है। ये भी बताया जा रहा कि न्यू लाइफ हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने वाले स्वास्थ्य विभाग के 3 अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि सरकार जिन 3 अफसरों के निलंबन की बात कर रही है, उन्हें फिर से निजी अस्पतालों की नई जांच टीम में शामिल कर लिया गया है। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने सरकार को हलफनामे में जवाब पेश करने को कहा है। इसमें हमारे द्वारा कोर्ट को ये बताया गया कि सरकार ने जिन 3 लोगों को निलंबित करना बताया है या निलंबित करने का प्रस्ताव रखना बताया है, उन्हीं 3 डॉक्टरों को उसी दिन जांच कमेटी में भी शामिल किया गया है। कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत सख्ती से लेते हुए और उनसे जवाब तलब किया है और एफिडेविट में सोमवार तक जवाब देने के लिए कहा है। जबलपुर हाईकोर्ट मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 22 अगस्त को करेगा। इधर दमोह जिले में गुरुवार का दिन अमंगल साबित हुआ है। अलग अलग हादसों में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। दमोह जिले में हादसों की कड़ी में पहली घटना तेंदुखेड़ा में घटी, जहां नरगुआ तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों के शव तालाब से बाहर निकलवाए। वहीं दमोह शहर के पास ही किशन तलैया में भी डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चों के शव को स्थानीय लोगों ने अस्पताल चौराहे पर रखकर जमकर हंगामा किया। वह बजरिया और चैनपुरा और मैं स्वयं रेस्क्यू करके 2 बच्चों को डूबी हुई लाशों को निकाला है।
जबेरा थाना क्षेत्र के ग्राम भाट कमारिया में 15 साल का बच्चा अवैध खनन का शिकार हो गया, जहां जेसीबी से खोदे गए गड्ढेनुमा तालाब में डूबने से 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा कहाँ से नहाने गया तो वहाँ साइकिल और जूता चप्पल बाहर मिले मेरे को। मैं वहाँ उतरा, जैसे नीचे मैंने डूबा साथ के देखा तो ये मेरे को वही मिल गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे का शव निकलवाकर जांच शुरू कर दी है। और बात नर्मदापुरम की, जहां 3 दिन पहले अचानक लापता हुए सेना के ट्रेनी कैप्टन निर्मल शिवराजन की बाढ़ की चपेट में आने से मौत हो गई। कैप्टन शिवराजन का शव रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। देखिए इस रिपोर्ट। पचमढ़ी आर्मी एजुकेशन सेंटर में पदस्थ ट्रेनी कैप्टन निर्मल शिवराजन 15 अगस्त से लापता थे। इसके बाद एसडीआरएफ और होमगार्ड ने मिलकर संयुक्त सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। माखन नगर के ग्राम बछवाड़ा के पास पहले कैप्टन की कार को नदी से निकाला गया। इसके बाद 2 किलोमीटर दूर कैप्टन का शव झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। सर्चिंग है वो आज तक चली है और फिर आज हमें उनकी जो कार है वो भी रिकवर हुई है और उनकी जो है बॉडी भी रिकवर हुई है। दरअसल कैप्टन निर्मल शिवराजन भारी बारिश के बीच पत्नी से मिलकर जबलपुर से पचमढ़ी लौट रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। आखिरी लोकेशन माखन नगर नसीराबाद के ग्राम बछवाड़ा के पास मिली थी, जिसके बाद कैप्टन की पत्नी लेफ्टिनेंट गोपी चंदा और आर्मी सेंटर की ओर से शिकायत की गई थी। आर्मी अथॉरिटीज ने हमें इन्फॉर्म किया कि उनके कैप्टन जो हैं वो जबलपुर से लौट रहे थे, उनकी कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। दरअसल सांडिया पिपरिया मार्ग बंद होने के चलते कैप्टन निर्मल नसीराबाद रूट से पचमढ़ी जा रहे थे, लेकिन बाबाई की ओर जाते समय रास्ते में पड़े नाले का आकलन नहीं कर पाए और ये हादसा हो गया। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस ने फसलों के नुकसान के लिए होने वाला सर्वे नहीं होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एमपी में मूसलाधार बारिश ने कई किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर गया है, जिससे सोयाबीन, मूंग, उड़द, तुअर, मक्का समेत दूसरी फसलें खराब हो गई हैं। मामले में बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर फसल के नुकसान के आकलन का सर्वे नहीं होने का आरोप लगाते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अति वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल, मक्के की फसल, जो मौसमी सब्जियां हैं, ये सब खराब होती जा रही और सरकार की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिल पा रही। सरकार को तत्काल सर्वे का काम प्रारंभ करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि सरकार किसानों के साथ है। विपक्ष को तो कोई चिंता है नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही चिंता करती है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री खुद मैदान में होते हैं। किसान को किसी प्रकार की तकलीफ मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती। आपको बता दें कि प्रदेश के बैतूल, नर्मदापुरम, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, हरदा समेत अन्य जिलों में लगातार हुई तेज बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश की मुसीबत के बीच सब्जियों के आसमान छूते दाम आम लोगों को परेशानी का सबब बन रहे हैं। हरी सब्जियों के भाव में तो 40 से 50% तक का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ तो बारिश और बाढ़ ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, तो दूसरी तरफ लगातार महंगी हो रही सब्जी आम आदमी की थाली का जायका बिगाड़ रही है। एमपी के सबसे बड़े शहर इंदौर में हरी सब्जियां 40 से 50% तक महंगी हो चुकी हैं। पिछले दिनों हुई तेज बारिश की वजह से सब्जी की आवक कम हुई है और इसका सीधा असर सब्जियों के दाम पर पड़ने लगा है। टमाटर, आलू, प्याज और तमाम जो सब्जियां हैं उनके दाम में काफी इजाफा हुआ है। भोपाल में बारिश के चलते कई इलाकों में सब्जी की फसल बर्बाद हो गई। सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने से सब्जियां महंगी हो रही हैं। बरसात के चलते सब्जियों की आवक मंडियों में कम हो गई और यही कारण है सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आवक कब हो रही, माल आ नहीं पा रहा है, इसलिए सब्जी का रेट तेज हो गए। ग्वालियर में भी बारिश के चलते सब्जी आम आदमी की थाली से दूर जा रही है। सब्जियों की जो आवक कम हुई है, कहीं न कहीं उससे आम आदमी का जो थाली का जो बजट है वो बिगड़ गया है। सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। महंगाई तो हो रही है, बरसात में सब्जी नहीं सही आ रही तो महंगाई तो होगी। कुल मिलाकर हालात यही रहे तो आने वाले और कुछ दिन थाली सब्जी बिन सूनी ही रह सकती है।